Hello, good morning everyone. Now we talk about GP. Last जो 4 लेक्चर हमने 5 लेक्चर आई थिंक 5 लेक्चर हमने पढ़े हैं वो AP के बारे में ही थे. AP और एम आपने कंप्लीट कर लिया. अब हम बात करने वाले हैं GP की. GP का मतलब क्या है? वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. जिस तरह AP थी इसी तरह एक सीक्वेंस का टाइप है वो है GP. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. उसका पहले तो हम डिफाइंड कैसे करते हैं वो पढ़ लेते हैं. तो डिफाइंड हम कैसे करते हैं? तो GP इज अ सीक्वेंस ऑफ, पहले तो मैं इसको डिटेल में डेफिनेशन के पहले मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे वो GP किसको हम बोलते हैं. तो जो फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस का वो नॉन जीरो होता है. तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ फर्स्ट टर्म इज अ नॉन जीरो. क्यों नॉन जीरो है वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा. फर्स्ट टर्म नॉन जीरो होता है. सेकेंड टर्म क्या होता है? तो उसमें हर एक सक्सीडिंग टर्म, यहां पे मैं लिखता हूं हर एक सक्सीडिंग टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट with its preceding term. इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपके पास कुछ एग्जांपल्स लेके हम समझते हैं. यहाँ पे ऐसी कुछ सीक्वेंस है. इसका मतलब क्या है? पहली टर्म तो नॉन जीरो है हमारी, वो हमें पता चल गया. फर्स्ट टर्म इज अ नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो. अब मैं क्या बोलता हूं? तो ये सक्सीडिंग टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करके दी हुई है. क्या मल्टीप्लाई करके दी हुई है? मुझे 2 मल्टीप्लाई करके दी हुई है. इस सक्सीडिंग को बात करें तो इसमें 2 मल्टीप्लाई की दी हुई है. यहाँ पे इसमें 2 मल्टीप्लाई होता है, इसमें 2 मल्टीप्लाई होता है. इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि इफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का रेशियो, यहां पे मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, इसे लिख देता हूं. आपके पास सीक्वेंस ऐसी कुछ है A1 A2 A3 A4 A5, ओके. ऐसी कुछ सीक्वेंस है अप टू AN तक की. तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों टर्म के बीच का रेशियो A2 बाई A1 इज इक्वल टू, ये दोनों बीच टर्म के बीच का रेशियो ये इक्वल आना चाहिए. इसका मतलब जनरल फॉर्म में हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे AN आएगा तो उसके से एक कम यहाँ पे लिखने वाले हैं हम, N-1 लिखेंगे. ऐसा कुछ हमारा बनने वाला है. उसको हम क्या बोलते हैं? R बोलते हैं. उसको R को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉमन रेशियो से. ओके, R को हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन रेशियो के बाद n टर्म्स वाली जो फॉर्मूला है. nth टर्म्स आपको फाइंड करनी है. तो nth टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं आप? nth टर्म के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सीक्वेंस ऐसी कुछ है. मान लीजिए सीक्वेंस हमारे पास ऐसी कुछ है A1 अप A2 अप A3 अप टू n इज अ GP. एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दी हुई है. तो फर्स्ट टर्म आपको पता है क्या है? A1 इज इक्वल टू A लिखते थे आप. उसमें कुछ मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो सेकेंड टर्म मिलता है. उसका मतलब मैंने रेशियो मल्टीप्लाई किया है, A इंटू R होगा. यहाँ पे फिर से इस टर्म में मैं R रेशियो मल्टीप्लाई कर दूं तो AR स्क्वायर बन जाएगा. ऐसे ही हम चलते जाए तो AN वाली टर्म लिख सकते हैं. हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे बनेगा N-1. ये फॉर्मूला बन गया आपका nth टर्म पाने के लिए. AN इज इक्वल टू A इंटू R रेस टू N-1. ये फॉर्मूला बन गया आपका. इसी तरह अब हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम AP में देखते थे AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D. उससे एक कम n लिखते थे. यहाँ पे भी ऐसा ही है. यहाँ पे किस तरह लिखना है? R की पावर में लिखना है. हमें इस तरह लिखना है R की पावर. ओके, चलो आगे बढ़े. तो यहां से आपके पास प्रॉपर्टीज भी कुछ निकल के आती है. यहाँ पे
आप देखते हैं तो ये प्रॉपर्टीज ही है आपकी। कॉमन रेशियो आपका क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो ये दोनों टर्म a2/a1 इज इक्वल टू a3/a2 इज इक्वल टू an/an माइनस 1। इसका मतलब कॉमन रेशियो आपका क्या होगा, हर एक जो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो है वो इक्वल ही रहेगा, उसको भी हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। ओके, तो ये nth टर्म की फॉर्मूला आपने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे nth टर्म के बाद सम ऑफ द n टर्म्स। ये nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला थी। अब हम क्या बात करते हैं, सम ऑफ द nth टर्म। ओके, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, बाद में हम इसको प्रूव करते हैं। तो सम ऑफ द n टर्म्स की फॉर्मूला कुछ ऐसी बनने वाली है आपके पास, सम ऑफ द n टर्म्स। इसको आप क्या बोलते थे, SN बोलते थे। तो इस तरह फॉर्मूला आपकी जनरेट होगी कुछ। पहले तो आप फॉर्मूला दिख लीजिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। आप अगर चाहे तो यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में दोनों तरह आपको दिया हुआ है r⁴n/1 - r। इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे r का वैल्यू है वो 1 से लेस होगा, इसका मतलब 1 से कम होगा। यहाँ पे r का वैल्यू है 1 से बिगर वाली वैल्यू मिलेगी आपको। ओके, और जो आपके पास सम ऑफ n टर्म्स इनफाइनाइट टर्म्स के लिए है, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए है, वो हम फॉर्मूला से आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं किसकी, तो ये फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है। फॉर्मूला तो आपने पता कर लिया कि ये आने वाला है, SN में हमने प्रूव किया था फॉर्मूला। ओके, तो लेट्स इसको भी प्रूव कर देते हैं। तो किस तरह प्रूव होता है देखते हैं आगे। SN वाली फॉर्मूला मुझे प्रूव करनी है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। SN वाली फॉर्मूला हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो आप देखते हैं ना, यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं SN इज इक्वल टू A प्लस सेकेंड टर्म है AR। सेकेंड टर्म क्या है, AR। थर्ड टर्म है AR² अप टू सो ऑन। ऐसी कुछ टर्म बनेगी यहाँ पे AR⁻n-1। अगली टर्म लिखूँ इसकी तो n-2 बनेगी। तो मैं ऐसे लास्ट में भी 2 टर्म लिख देता हूँ, लास्ट में भी 2 टर्म में लिख देता हूँ। ओके, चलो बन गई ऐसी कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे -2, एक कम करके लिखना है मैं। ओके, चलो आगे लिखते हैं। अब मैं क्या बोलता हूँ, तो ये जो SN वाली हमारे पास सीरीज है उसमें मैं R मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या लिखता हूं यहाँ पे, R इंटू SN। R में मल्टीप्लाई करता हूं तो पहले में R मल्टीप्लाई होके यहाँ पे मैं लिखता हूं AR। इसमें R मल्टीप्लाई करूंगा तो किस तरह दिखने लगेगा, AR²। इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा AR³। इसी तरह आगे बढ़ के इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने में। ओके, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छी तरह, ये टर्म यहाँ पे आएगी। ओके, तो ये बनेगा आपके पास, क्या बनेगा, R मल्टीप्लाई किया है, R मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब पावर में +1 ऐड होगा तो ये बनेगा n-1। और यहाँ पे बन के आएगा AR⁻n। सब में आप R मल्टीप्लाई करते हो तो R मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, R में आप पावर एक ऐड करते हो, एक यहाँ 1 यहाँ पे ऐड करते हैं तो अब क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे R⁻n आपको मिलेगा। ओके, चलो अब मैं बात करता हूँ ये दोनों सीक्वेंस है उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। इस दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा, तो SN माइनस R ऑफ SN ऐसा कुछ मिलेगा। ओके, दोनों का डिफरेंस लेता हूं मैं, इसका मतलब ये टर्म ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। यहाँ पे माइनस करे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे माइनस करिए तो ये दोनों कैंसिल, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ माइनस आएगा और लास्ट में कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये टर्म वाली टर्म हमारे पास बचेगी, पर किसके साथ आएगी, माइनस साइन के साथ आएगी। फर्स्ट वाली टर्म बची और अब लास्ट वाली टर्म बचती है यहाँ पे AR⁻n। ऐसी कुछ टर्म हमारे पास बचती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह मैंने यहाँ पे R मल्टीप्लाई किया है हर एक टर्म में, ऊपर वाली टर्म में, और एक सक्सीडिंग टर्म
फर्स्ट टर्म को छोड़ के मैंने बाद में लिखना शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पे ए आर वाली टर्म बनेगी तो ए आर में से एक कट नहीं कर सकते आप, यहाँ पे ए आर ही होना चाहिए, तो ए आर के नीचे ही मैंने लिख दी है आपके लिए। ओके, तो ये सब टर्म है प्लस माइनस कैंसल आउट होके लास्ट टर्म के ऊपर जो कुछ नहीं है इसके नीचे ए आर रेस टू एन है, जो वही बचेगा हमारे पास लास्ट टर्म, और किसके साथ आएगी, माइनस के साथ आएगी। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं ये दोनों में से एस एन को कॉमन निकाल लेता हूं, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1, यहाँ पे आर, और यहाँ से दोनों में से ए कॉमन निकालो तो बचेगा क्या, 1 माइनस आर रेस टू एन बचेगा। अब आगे बात करते हैं, एस एन को ऐसे ही रहने दूं, 1 माइनस आर को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं, सामने की राइट हैंड साइड में। ओके, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला हमारा बन गया, जो आपका ये फॉर्मूला है, आपका ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था आगे, यही फॉर्मूला आपके पास ये वाला है, a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन। अब ये दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों में से भी माइनस कॉमन निकालो, माइनस माइनस को कैंसिल कर दो, तो ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। और एक फॉर्मूला ऐसा भी आएगा कि आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स होगी, नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होगी। उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब है यहाँ पे जो आपके पास आर रेस टू एन, इसका मतलब एन है वो तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, उसका मतलब क्या है, तो वो एन निग्लिजिबल हमारे लिए होगा। क्या होगा, निग्लिजिबल होगा यहाँ पे एन हमारे लिए। उसका मतलब क्या है, तो मान लीजिए ये जो निग्लिजिबल एन होगा तो हमारे लिए ये टर्म है कुछ मायने रखता नहीं है, ये टर्म हमारे लिए कुछ मायने रखता नहीं है, क्योंकि जो आपके पास रेशियो है उसका पावर एन टर्म्स, तो एन का मतलब तो आपके पास इंफिनिटी है, यहाँ पे इंफिनिटी आप पुट करेंगे तो आर रेस टू इंफिनिटी माइनस 1, तो इसका मतलब ये जो आपके पास टर्म है वो निग्लिजिबल है। तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये आपको याद रखना है। एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन आर माइनस 1। आप ऐसे लिखे या यहाँ पे 1 माइनस आर लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। ओके, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप इसको n को इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म तक का सम है, तो इस n को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, s इनफाइनाइट। आपको ये पता करना है और ये याद भी रखना है, s इनफाइनाइट की वैल्यू a अपॉन 1 माइनस आर ही बनेगी आपके पास। ओके, चलो अब हम डिस्कस करते हैं जीपी के कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। तो जीपी की प्रॉपर्टीज लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये सब आपको पता चल गया। अब मैं इरेज करके यहाँ पे लिखता हूँ अब आगे। तो जीपी की फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। जीपी आपने पढ़ तो ली है अच्छे से। ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एम में बात करते थे। अब एम में कुछ भी ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सीक्वेंस आपके पास है उसकी हर एक टर्म में कुछ भी ऐड करें, कुछ भी मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास तो गिवन सीक्वेंस है, रिजल्टेंट सीक्वेंस जो आएगी वो एपी में ही आएगी, आप ऐसा बोलते थे। तो जीपी में हम क्या बोलते थे, जीपी में हम इस तरह बोलते हैं इसे कि आपके पास जो जीपी दी हुई है उसमें आप कोई भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें या उसमें से डिवाइड करें, कोई भी एक कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाई करें या उसमें डिवाइड करें, तो आपके पास रिजल्टेंट सीक्वेंस जो आएगी वो आपके पास जीपी में ही आएगी। ओके, यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, जो प्रॉपर्टीज आपको चाहिए वही मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको डायरेक्टली बोल के बता देता हूँ किस किस तरह की प्रॉपर्टीज है। बस फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपने अभी पढ़ी थी, यहाँ पे आप ऐसे कुछ लिखते थे। मान लीजिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज को कि आपके पास ए बी सी और डी, ए जीपी में ए बी सी ही मानते हैं, चलो ए बी सी आर इन जीपी मान लेते हैं, ये आपके पास जीपी में है।
तो अब क्या बोल सकते हैं, तो बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ओके, ये आपके पास प्रॉपर्टी है, बी बाई सी इज इक्वल टू बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बनेगा और बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी बनेगा। यहाँ पे बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी बनेगा। इस तरफ आप कहाँ भी जहां भी कहीं देखते हैं तो आप बोल सकते हैं ए बी और सी जीपी में है। ओके, चलो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, तो आपने एपी में एक प्रॉपर्टीज हमने वहां पे छोड़ दी थी, या मान लीजिए कि हम तब कहना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज जीपी और एपी में कंबाइन प्रॉपर्टीज है। तो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह हम लिखते हैं उन दोनों प्रॉपर्टी को। तो पहले तो मैं एपी की बात करता हूँ, शायद मैंने आपको पढ़ाई हुई है, मुझे याद नहीं अच्छे से। ओके, तो एपी में क्या प्रॉपर्टीज है, आपके पास इस तरह कुछ टर्म्स है, A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। मान लीजिए कि AN -1 और AN, इस तरह की कुछ आपके पास टर्म्स है। ओके, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये दोनों फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, ये दोनों का सम कितना आएगा, तो सेकेंड वाली और सेकेंड लास्ट वाली। इसका मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, A1 प्लस AN कीजिए या A2 प्लस AN -1 कीजिए, या ऐसे ही A3 प्लस AN -2 कीजिए। इसका मतलब क्या है, पहले और लास्ट वाली टर्म, फर्स्ट और लास्ट, सेकेंड और सेकेंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, ऐसे ही आप कुछ टर्म्स लेते जाते हैं तो उन दोनों टर्म्स का सम आपको हर टाइम इक्वली मिलेगा। क्यों इक्वल मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका मतलब ए है और ये एन का मतलब क्या है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ये बनेगा 2a प्लस एन -1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे क्या बनता है देखते हैं, तो यहाँ पे A2 का मतलब है a प्लस डी, और an -1 का मतलब क्या है, a प्लस n -1 तो है ही n की जगह, अगेन एक -1 आएगा क्योंकि यहाँ पे -1 हमको पता है कि n के साथ -1 आता है, तो लास्ट में d, तो यहाँ पे बन जाएगा n -2, ये तो 2a तो हो गया, a और a 2a प्लस d, इसको मैं ओपन कर दूं तो nd -2d बनेगा। यहाँ पे nd -2d, यहाँ पे फिर से इसमें ऐड कर दो तो -d बचेगा, ये 2a प्लस nd -d, फिर से दोनों में से d निकाल लो तो 2a प्लस n -1 इंटू d बनेगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको एपी में अच्छे से लिख देनी है, 5 नंबर या 4 नंबर की प्रॉपर्टीज आपके पास है ये। ओके, तो इसमें अब बात करते हैं, इसमें सीक्वेंस कैसी बनेगी, AR स्क्वायर अप टू सो ऑन AR n -2, और लास्ट वाली टर्म आपके पास है AR n -1। अब मैं क्या बोलता हूं, यहाँ पे जीपी है तो इन दोनों का मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लीकेशन करता हूं, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली का मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब A1 इंटू AN इज इक्वल टू A2 इंटू AN -1 इज इक्वल टू A3 इंटू AN -2। ओके, चलो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे ऐसा कुछ। तो यहाँ पे A बनेगा और यहाँ पे है आपके पास A इंटू R रेज़ टू n -1, तो यहाँ पे बनेगा A स्क्वायर इंटू R रेज़ टू n -1। अब इसकी बात करते हैं तो A2 का मतलब है A इंटू R इंटू यहाँ पे बनेगा n -1 है तो आपके पास क्या आएगा, ये टर्म आएगी A इंटू R रेज़ टू n -2, यहाँ पे R रेज़ टू पावर 1 होगी, ये तो A इंटू A स्क्वायर बन गया आपके पास। ये दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का क्या होगा, पावर का सम होगा, यहाँ पे पावर का सम होगा तो R रेज़ टू 1 इंटू प्लस n -2, तो यहाँ पे आपका R का एक्सपोनेंट बनेगा n -1। तो ये दोनों आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल है, डिफरेंट नहीं है। ओके, तो हम ऐसा भी इसमें लिख सकते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है और इसे ही एग्जांपल की तरह आप लिख ले। दोनों में एपी और जीपी में दोनों में प्रॉपर्टीज है, एग्जांपल के थ्रू ही हम लिखते हैं क्योंकि ये एग्जांपल के थ्रू याद रखना बेटर है। ओके, तो आप ऐसे ही लिख लो, जो जिसे भी लिखनी है प्रॉपर वे में वो लिख सकते हैं। फर्स्ट वाली टर्म्स
उसी सीक्वेंस की लास्ट वाली टर्म, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें इसमें। आगे क्या लिखना है, कोमा करके आपको सेकेंड वाली टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, ऐसे ही आगे जो दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन आता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। ओके, यहाँ पे सम इक्वल होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। ये हम दोनों आपको बताना चाहते हैं, इसलिए दोनों को साथ में लिखा है। तो आगे हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3 की। ओके, 9.3 में ये सब प्रॉपर्टीज जीपी वाला क्वेश्चन सब भी उसमें आएगा। इसके पहले हम बात करते हैं, टॉपिक हमारा छूट जाता है यहाँ पे जीएम का। क्या है जीएम? जीएम का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। ओके, ज्योमेट्रिक मीन की हम बात आगे भी कर चुके थे कि आपको एपी की तरह ही ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है। तो हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, तो आप अच्छे से याद रखना यहाँ पे क्या बोलता हूँ ज्योमेट्रिक मीन में। हम जीएम पढ़ना चाहते हैं, तो जीएम क्या होता है पहले तो हम ये डिस्कस कर ले। आपको पता है मीन का मतलब क्या है? मीन का मतलब है एवरेज। मीन का मतलब है एवरेज। पर यहाँ पे क्या है, तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो में, ऐसा कुछ आपको गिवन है। मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं दो टर्म्स के लिए। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 3 टर्म्स के लिए। तो आपने पहली प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ी थी, ए बी और सी इन आप जीपी में होते हैं अगर, तो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बनता था और बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, सॉरी सी इज इक्वल, यहाँ पे सी लिखते हैं, चलो ऐसा कुछ मिलता था, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। तो हम क्या बोलते थे यहाँ पे कि ए बी सी जब जीपी में होते हैं तब इसका जीएम बी होता है। इसका मतलब ए और सी का जीएम क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये अंडर रूट में आएगा तो बी बन जाएगा। ओके, तो ये जीएम वाली प्रॉपर्टीज ही आपके पास। सेकंड हम बात करते हैं 2 के लिए, फॉर ए एन बी। तो इसका मतलब क्या है? फॉर ए एन बी के लिए बात करते हैं तो जीएम ऑफ ए एन बी, तो जीएम ऑफ ए एन बी आपके पास जितनी भी टर्म है, ये 2 टर्म है, तो उसका मतलब उसका पावर क्या आएगा? 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? अंडर रूट ऑफ ए बी, अंडर रूट ऑफ ए बी। ओके, यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है, जीएम आप 2 टर्म्स के लिए यूज करते हैं तो पावर आएगा 1/2 ए बी का। तो पावर का मतलब 1/2 क्या है? वो अंडर रूट में लिखा जाता है यहाँ पे, तो अंडर रूट ऑफ ए बी बनेगा ए बी का जीएम। इसी तरह 3 टर्म्स है यहाँ पे, पर बीच वाला टर्म है वो हमने क्या यूज किया है? उसको हम जीएम बोलते हैं। किन 2 टर्म्स का? ए और सी का। तो उसका मतलब बी जीएम हो तो 2 टर्म ही हमारे पास बची, ए और सी, तो उसका हम क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यही है, यहाँ पे दोनों सेम ही है। अब मैं बात करता हूं, अगर आपके पास ऐसा कुछ बोला जा सकता यहाँ पे कि यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के बदले यहाँ पे आपके पास n टर्म्स है। n टर्म्स है, उसका मतलब क्या है? यहाँ पे पावर में क्या आएगा? n आएगा। तो यहाँ पे बनेगा ए बी होल रेस टू 1/n। पावर कितनी आएगी? 1/n पावर आएगी यहाँ पे। ओके, तो चलो आगे बात करें। ये जीपी का है। अब जीपी nth टर्म वाली जो आपके पास सीरीज है, और जीपी किस तरह हम ऐड करते हैं रेशियो को, वो हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं आगे। कि आपके पास यह बोला जाए एपी में जिस तरह बोलते थे कि ये दोनों टर्म आपके पास है ए और बी, उसमें आपको जीपी ऐड करनी है। इसका मतलब ऐसा कुछ था, अगर आपके पास एक फर्स्ट टर्म है यहाँ पे G1 G2 अप टू सो ऑन Gn तक, और लास्ट में टर्म है आपके पास b, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो ये टोटल टर्म्स है n+2। आपके पास टोटल टर्म्स n+2 है। आप ऐसा बोलते हैं n b, यहाँ पे मैं लिखता हूं n टर्म्स बिटवीन a एंड b। n टर्म्स हमारे पास a एंड b के बीच में है। ओके, यहाँ पे तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसे? तो आपको पता होना चाहिए हम हर एक टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं। हम तो पहले तो क्या फाइंड करेंगे? रेशियो फाइंड करेंगे।
रेशियो किस तरह फाइंड करते हैं, तो आपको ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए रेशियो हम किस तरह निकालते हैं। ओके, यहाँ पे तो हम पहले रेशियो निकालने के लिए आपके पास वहाँ पे जो फॉर्मूला थी लास्ट टर्म की थी, तो लास्ट टर्म यानी कि b इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो a इंटू n r रेशियो मान लीजिए r है कॉमन रेशियो, टोटल नंबर ऑफ टर्म n+2 है, तो उसमें से एक माइनस कर दो, तो ऐसा कुछ बनेगा। ओके, ऐसा कुछ आपके पास बनेगा यहाँ पे। तो अब हम क्या बात करने वाले हैं, तो मुझे r चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक को यहाँ पे ले लो इज इक्वल टू r⁻n+1। अब दोनों साइड में n+1 रूट निकाल दो, तो दोनों साइड n+1 को कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, n+1 रूट निकालता हूँ, पावर कितनी है 1/n+1, यहाँ पे पावर कट हो जाएगी, तो रेशियो कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा आपको, रेशियो कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ पे। ओके, चलो आगे बात करते हैं। ये है कॉमन रेशियो है आपका, इसके साथ अगर मैं फर्स्ट टर्म फाइंड करने वाला हूं तो किस तरह फाइंड कर सकता हूं, तो जीवन आपको पता है कैसे लिखते हैं हम जीवन को, तो ये जीवन को हम लिखते हैं a इंटू आर। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, a इंटू आर लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनना चाहिए जीवन, तो आपको पता है जीवन तो हम लिखते हैं a इंटू आर, बट यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू तो मिल गई, यहाँ पे क्या आएगी b/a होल रेज़ टू 1/n+1। ओके, तो आपके पास यहाँ पे जीवन फाइंड करना है, g2 अप टू gn फाइंड करना है, तो जीवन को इस तरह लिखेंगे हम, ये तो एक एसिडिस रहेगा, और r की वैल्यू हमारे पास है b/a होल रेज़ टू n+1/n+1। g2 किस तरह लिखेंगे, तो g2 आपको पता है किसे लिखते हैं ar² से, g2 का मतलब क्या है थर्ड टर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1 यूज किया, r की पावर भी 1 है। ओके, यहाँ पे 2 यूज किया, r की पावर 2 है, इसका मतलब g3 लिखूंगा तो r की पावर कितनी होगी ar⁻3। इसी तरह gn में ar⁻ क्या बनेगा n बनेगा। ये जो gn है nth टर्म आपने जो ऐड की है यहाँ पे gm के तरह, उसका हम लास्ट टर्म क्या बोलेंगे gn, तो gn में ar⁻n लिखेंगे। अब हम बात करते हैं आगे यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज लिखते हैं r², उसका मतलब ये हमारे पास है, उसका स्क्वायर करूं मैं इस टर्म का, तो हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर, ये 2 ये एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होके ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे पावर कितनी आएगी 2 आएगी, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 पावर आती है, यहाँ पे क्यूब है तो ऐसे कुछ पावर दिखेगी आपको, यहाँ पे 3/n+1। तो लास्ट में क्या बनना चाहिए, तो कि b/a होल रेज़ टू n/n+1 बनना चाहिए। तो आपका cn वाला टर्म हो ऐसा कुछ दिखने को आपको मिलेगा। ओके, आगे अब बात करते हैं लास्ट वाला टर्म आपके पास किस तरह आएगा, तो gn+1 टर्म बोलते हैं इसको, मान लीजिए gn+1, क्योंकि gn वाला टर्म के आगे gn+1 वाला टर्म, यहाँ पे n+1 बनेगा, एक कट हो जाएगा, एक कट होकर क्या बनेगा b बनेगा, तो एज इट इज आपका b टर्म्स आ गया यहाँ पे। ओके, चलो ये बात होगी gm की। अब अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज थी वही है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये दो है आपके पास a और c, ये जीपी में आपको बोल रहे हैं और बीच में मैंने डाल दिया b नंबर, तो b नंबर क्या है, तो b है वो gm है। मान लीजिए b को हम gm बोल देते हैं, तो 2 नंबर का gm किस तरह मिलता है, 2 नंबर है तो उसका रूट कीजिए, स्क्वायर रूट कीजिए, 3 नंबर है तो क्यूब रूट कीजिए, ऐसे ही nth नंबर है तो क्या करना है, तो nth रूट करना है। ओके, ऐसे ही nth नंबर है तो क्या करना है, nth रूट करना है आपको। आगे हम डिफाइन करते हैं। अब आपके पास कुछ इस तरह सीक्वेंस बनेगी, क्योंकि आपको पता है 9.2 में आपके पास कैसे एग्जांपल आए थे, तो 2 नंबर के बीच में आपको बोलते थे 5 am आप लिख के दिखाए। ओके, तो इस तरह आप gm लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया g1 अप टू gn, n टर्म्स किसके बीच में डाल दिया, बिटवीन n b, n टर्म्स बिटवीन n b। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, ये दोनों को ऐड कर दो n में, तो n+2 यहाँ पे मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ रेशियो, तो रेशियो किस तरह हम फाइंड करते हैं, तो लास्ट वाली टर्म हमारे पास है b, लास्ट वाली टर्म किस तरह है b, तो लास्ट वाली टर्म को हम लिख सकते हैं a इंटू, यहाँ पे जो टोटल टर्म्स है उससे एक कम, टोटल टर्म्स n+2 है तो उसके एक कम n+1 r⁻n+1। ओके,
इसमें से b को मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो b बाई ए, और दोनों साइड में n+1 रूट लेता हूँ यहाँ पे, तो 1/n+1 रूट, यहाँ पे n+1 एक्सपोनेंट में कट हो जाएगा, तो r बचेगा। तो रेशियो हमारे पास किस तरह दिखाई देगा, r इज इक्वल टू b बाई ए होल रेस टू 1 प्लस 1/n+1, सॉरी, r इक्वल टू b बाई ए होल रेस टू 1 प्लस 1/n+1। ओके, यहाँ पे बोलने में आपको भी दिक्कत आएगी क्योंकि आपके लिए नया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। g1 किस तरह लिखते हैं, g1 इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड टर्म आएगी तो ar बनेगा, यहाँ पे g2 थर्ड टर्म आएगी तो ar स्क्वायर बनेगा। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 तो पावर 1, 2 तो पावर 2, 3 तो पावर 3, इसी तरह n तो पावर कितनी आएगी, n आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे gn किस तरह लिख सकते हैं हम, ar रेस टू n की तरह दिखाई देगा। यहाँ पे ar की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, आपके पास ये r की वैल्यू है, यहाँ पुट कीजिए, स्क्वायर हो तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 2 आएगा, क्यूब हो तो न्यूमरेटर में 3 आएगा। इसी तरह nth पावर आपके पास है तो न्यूमरेटर में nth आएगा। ओके आपके पास, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। ओके, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, लिखने में आपको आसानी होगी यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 9.3 एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप अच्छे से, ये थियरी है वो आप अपनी फेयर बुक में और रफ बुक में 1-2 बार लिख लीजिए क्योंकि आपको अच्छे से ये याद रह जाए। ओके, आगे हम थियरी के थ्रू ही एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर से फ्रेंड्स न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में।